नमस्कार दोस्तों, कहानी बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है जो दूसरों के साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। बाबूजी, आपसे कितनी बार कहा है जो सामान जहाँ से लेते हैं वह वहीं रखा कीजिए। ये आपका घर नहीं है जहाँ ऐसे वैसे रखेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये गिलास यहाँ टेबल पर क्या कर रहा है? इसे रसोई में सिंक में रख दीजिए। अभी थोड़ी देर में सिया ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे सब फैला हुआ सामान बिल्कुल पसंद नहीं। और आप अपना ये अखबार, किताब, चश्मा और दवाई भी यहाँ से हटा लीजिए। ड्राइंग रूम साफ सुथरा होना चाहिए। तब तक मैं सिया के लिए कॉफ़ी चढ़ा देता हूँ, वह ऑफिस से आती ही होगी। और प्लीज़ मेरा काम मत बढ़ाइए, समझे? गुस्से में अरुण अपने पिता राम सिंह जी से कहता हुआ रसोई में चला जाता है। फिर राम सिंह जी उदास मन से अपनी पत्नी सीमा की ओर देखने लगे तो सीमा जी मुस्कुराकर उन्हें चुप करने का इशारा किया। राम सिंह जी का अभी कुछ दिन पहले ही घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन कराने के बाद वह थोड़ा सा परेशान थे। बेटे के बुलाने पर उसी के शहर में आ गए थे ताकि अच्छे से अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज चल रहा था। अभी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी जो समय पर लेनी थी। उनकी पत्नी सीमा जी तभी बात को बदलते हुए कमरा साफ करने लगी और धीरे से राम सिंह जी से बोली, कहीं कुछ कर रहा होगा इसलिए थका हुआ है और आप पर गुस्सा कर रहा है। और इस तरह सब फैला हुआ देखकर बहू कल की तरह फिर से गुस्सा करेगी। लाइए, ये गिलास मैं उठाकर अंदर रख देती हूँ। रसोई घर में जाकर सीमा जी अपने बेटे से प्यार से बोली, अरे अरुण, तेरे बाबूजी और मेरे लिए एक कप चाय बना देना। मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है। मुझे और तेरे बाबूजी को चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है, तो हम दोनों के लिए 2 कप चाय बना देना। तू तो कॉफ़ी पिएगा, हमें वह अच्छी नहीं लगती, जली हुई बदबू सी आती हैं, तो हमारे लिए चाय बना देना। अरुण गुस्से में बोला, अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने चाय पी है और फिर से चाय चाहिए। थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण रखना सीखो। बार बार क्या चाय पीना और खाना। यहाँ आकर तुम लोग कुछ ज़्यादा ही खाना खा रहे हो और दिन भर चाय पी रहे हो। बेटे अरुण की मुँह से ये बात सुनकर सीमा जी हैरान रह गई। वह तो अपने बेटे के घर को अपना घर समझ रही थी, इसलिए तो आई थी। पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि ये उनका घर नहीं है, वे तो यहाँ बस मेहमान हैं। उन्हें 2 वक्त की रोटी और चाय भी नाप तोल कर दी जाती हैं। अरुण तो अपनी बात पूरी करके वहाँ से चला गया, पर सीमा जी का मन उदास हो गया। तो राम सिंह जी बोले, रहने दो सीमा, मुझे चाय नहीं पीनी। अपने गांव में घर में जब कभी चाय की तलब होती थी तो चाय पी लेते थे। मन मर्जी से कुछ भी हम खा लेते थे, पर यहाँ तो बेटे के घर में हर चीज़ के लिए मुंह ताकना पड़ता है। मन मर्जी से हम कुछ खा भी नहीं सकते, क्योंकि जानती हो ये हमारा घर नहीं है। हमारे घर पर तो उसका पूरा अधिकार है, पर बेटे के घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं। यहाँ तो सोच समझकर उससे बात करनी पड़ती है, मानो मैं नहीं वह मेरा बाप है। बेचारी सीमा जी सर झुकाए वहीं जम गई और सोचने लगी, मजबूरी में यहाँ आई थी। वह अपने पति के साथ अच्छी भली गांव में रह रही थी। अचानक से राम सिंह जी की तबीयत बिगड़ने लगी और उनके घुटने गुब्बारे की तरह फूल गए। चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगी थी। यहाँ तक कि रोज़मर्रा के काम भी खुद अकेले नहीं कर पाते थे। काम के डॉक्टर से दिखाया, पर वह दवाइयाँ ज़्यादा काम ना कर सकी। अरुण को बताया तो उसने गांव से शहर आने को कहा, क्योंकि गांव में इलाज की सुविधा नहीं थी। सीमा जी जैसे तैसे राम सिंह जी को शहर ले आए। वहाँ डॉक्टर को दिखाया। एक रोज़ जब डॉक्टर के पास वह बैठे थे तो अरुण ने कहा, मम्मी, आपके पास इलाज के लिए पूरे पैसे तो हैं, तभी मैं आगे बात करूँगा, वरना देख लीजिए। अरुण का इस तरह से पूछना सीमा जी को अंदर तक तोड़ गया।
फिर अरुण ने जो कहा उन्होंने चुपचाप सुन लिया। अपने आंसू आंखों में रोकते हुए उन्होंने बेटे के हाथों में फसल से आए हुए पूरे पैसे रख दिए। तब जाकर अरुण ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और इलाज शुरू करवाया। सीमा जी यहाँ खुश नहीं थी, पर पति की तबीयत के लिए वह कुछ कहती नहीं थी। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर राम सिंह जी बोले, सीमा यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरा यहाँ दम घुटता है, यहाँ मेरा मन नहीं लगता। मुझे यहाँ क्यों ले आई? इस घर में मेरा दम घुटता है। ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। ये बात तुम कब समझोगी? सीमा जी ने अपने आप को संभाला और बोली, आप चुपचाप लेटे रहिए। ये रही दवाइयाँ। मुझ कम पढ़ लिखी औरत को क्या समझ में आएगी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी बेटे बहू रखेंगे हम रह लेंगे, इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे। सीमा जी ने अपने पति को दिलासा दिया। थोड़ी देर में ही सिया अपने ऑफिस से आ गई थी। वह बेहद ही नकचड़ी और गर्म मिजाज की औरत थी, जिसे ना अपने सास ससुर की परवाह थी और ना ही घर की। उसके आते ही अरुण ने उसे कॉफ़ी दी और अपने ऑफिस के काम में लग गया। पर सिया एक बार भी अपने सास ससुर का हालचाल भी नहीं पूछने गई। इधर सीमा जी की डायबिटीज़ की दवाइयाँ भी ख़त्म होने लगी थी। उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लग रही थी। शाम हो चली थी और अभी तक खाना बनाने वाली नहीं आई थी। उन्हें भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ बहू की इजाज़त से ही कोई जाता था, पर सीमा जी की भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। जब उनसे रहा नहीं गया तो वह रसोई घर में जाकर 2 ब्रेड सेकने लगी। तभी सिया रसोई में आई और गुस्से से सीमा जी का हाथ गरम तवे पर रखते हुए बोली, बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में कदम रखने की? और अपनी औकात भूल गई हो क्या? गंदे कपड़े, गंदे हाथों से मेरे बर्तन को छू रही हैं। कहा था तेरे बेटे से किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दो, पर ना जाने वह अपना कौन सा कर्ज उतारना चाहता है। पर मैंने तुम्हारा कुछ नहीं खाया, तो निकलो मेरी रसोई से, और खबरदार जो दोबारा रसोई में आई। सीमा जी दर्द से चीख पड़ी, हाय रे मेरी अम्मा, नहीं बहू, ऐसा जुल्म मत करो। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई थी। अब तुम ही बताओ, क्या मैं अपने बेटे के घर में एक ब्रेड भी नहीं खा सकती क्या? इतना भी मेरा अधिकार नहीं? सिया गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली, नहीं, कोई अधिकार नहीं है। अब वह बस मेरा पति है, और भूख लगी है तो जाओ किसी पड़ोसी के घर से भीख मांगो। अब मेरी रसोई के सामने से हट जाओ, वरना मैं दूसरा हाथ भी जला दूंगी। ज़्यादा बहस की तो चूल्हे पर बैठा दूंगी। गंदी औरत, मेरी पूरी रसोई गंदी कर दी। इतना कहते हुए सिया ने सीमा जी को धक्का मार के रसोई से बाहर निकाल दिया। ये तो उसके साथ वहाँ अक्सर होता ही रहता था। हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों के लिए अरुण काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया, और इधर सीमा ने भी करीब 3 दिनों तक के लिए रसोई में ताला लगा दिया था। एक रोज़ वह सो रही थी। सीमा जी तो अपनी भूख फिर भी बर्दाश्त कर लेती, परंतु राम सिंह जी की तकलीफ उनसे देखी नहीं जा रही थी। थक हार कर वह अपने पड़ोसी के दरवाजे पर पहुंची और जाकर उनका गेट खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, अरे कौन है जो इतनी देर से दरवाज़ा ठोके जा रहा है? अगर दरवाज़ा टूट गया तो इसके पैसे तुम भरोगे। थोड़ा सब्र करो, आ रही हूँ। सीमा जी लगातार अपने पड़ोसी का दरवाज़ा ठोके जा रही थी और इधर उधर ना जाने किसे देख रही थी, मानो किसी से छुपकर पड़ोसी के दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही दरवाज़ा खोला, अरे बेटी रानी, तुमने क्या खाना खा लिया? तुम तो हर रोज़ बाहर से खाना मंगवाते हो और ना जाने कितना खाना आता होगा। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो जब कभी तुम खाना पूरा नहीं खा सको तो क्या तुम मुझे दे दोगी? बड़ी कृपा होगी। हाँ, बस एक विनती है, इस बात की खबर मेरे बेटे बहू को ना हो, वरना वह बहुत नाराज़ हो जाएंगे। बेटा, अगर कल का कुछ खाना बचा है तो दे देना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सीमा जी अपनी पड़ोसन रानी से कहती हैं। रानी मुंह बनाते हुए बोली, क्या आंटी जी,
आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार दस्तक देने पर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है तो बार बार नहीं ठोकना चाहिए। ये टूट गया तो क्या आपका बेटा इसे ठीक करवाएगा? पूछो जाकर। और ये क्या रोज़ रोज़ आप भिखारी की तरह कभी मेरे तो कभी किसी और के दरवाजे पर खाना मांगने आ जाती हैं। मैंने देखा है आप बगल वाली सीनू चाची के पास भी कुछ ना कुछ मांगने ही चली जाती हैं। क्या आपके बेटे बहू आपका ख्याल नहीं रखते? और अगर नहीं रखते हैं तो आप लोग वापस अपने गांव क्यों नहीं चले जाते? क्यों रहते हैं उनके साथ? सिया भाभी और अरुण भैया वैसे तो बड़ी शान से घूमते हैं, अपने माँ बाप को खाना तक नहीं देते क्या? सीमा जी सब पका गई और बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बेटे बहू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर तुम उनसे ये बात मत पूछना। आज के बाद मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी कुछ मांगने नहीं आऊँगी। खुश रहो। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। सीमा जी जो अपने जीवन में इतने दुखों को झेलकर अब अपने बेटे बहू के साथ घर में रह रही थी, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनका जीवन दुख से भरा रह जाएगा। बेटा था जो माँ बहन की इज्जत तो करता था, पर अपनी पत्नी से बहुत डरता था। एक बेटी थी जो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को निभा रही थी। उसे अपने दुखों से वह दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए जब कभी बहू खाना नहीं देती तो आस पड़ोस के बैचलर बच्चों से बचा हुआ खाना मांगने चली जाती थी। पर आज तो खाली हाथ ही लौटना पड़ा। जैसे ही राम सिंह जी की नज़र उन पर पड़ी, राम सिंह जी बोले, क्या हुआ सीमा, क्या तुमने खाना नहीं बनाया? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सीमा जी रोने लगी और बोली, सच कहा था आपने। पिता के घर पर बच्चों का अधिकार होता है, पर बेटे के घर पर माँ बाप का कोई अधिकार नहीं होता। आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह रसोई में गई और कल रात की रोटी को पानी में भिगोकर ताज़ी रोटी कहकर राम सिंह जी को खिलाकर दवाई देकर सुला दिया और वापस लौटकर अपना काम करने लगी। सीमा जी झूठे बर्तनों को साफ कर रही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। सीमा जी ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया। उधर से बेटी की आवाज़ आई, माँ कैसी हो, क्या कर रही हो? सीमा जी अपने आंसुओं को अपने कलेजे में छुपाकर बोली, बस बेटी खजूर खा रही हूँ। तुम्हारे भाई भाभी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, तुम यहाँ की चिंता मत करो। दोनों की आवाज़ों से सिया की नींद खुल गई और वह चिल्लाते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे फ़ोन को हाथ लगाने की? कुछ दिन पहले रसोई को हाथ लगाया था तो याद है ना क्या हुआ था? और अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? घर के काम आपसे होते नहीं और बिना मुझसे पूछे फ़ोन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की आपने? सीमा जी ने झट से फ़ोन रख दिया, ये सोचकर कि कहीं बेटी के सामने वह राज ना खुल जाए जो आज तक वह अपने सीने में छुपा कर रखी थी। लेकिन बेटी ने जो सुनना था वह सुन चुकी थी। सीमा जी बोली, बहू वह तुम्हारी ननद जूली का फ़ोन था, वह हालचाल पूछ रही थी, पर मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मेरा विश्वास करो। सिया बोली, अगर नहीं सुना हो तो ही अच्छा है, वरना ऐसा ना हो कि आपके किए की सज़ा आपके बीमार पति को भुगतना पड़े। आप बहुत जिद्दी हैं, एक बार सज़ा मिलने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लगता है आपकी हड्डी पसली एक करनी पड़ेगी। वह मेरा मुंह क्या देख रही हो, पूरा आंगन पत्तों से भर गया है, इसे कौन साफ करेगा? तुम्हारा बाप खुद तो खा पी कर मोटी हो जा रही हो, एक आंगन तक साफ नहीं कर सकती। अब जाओ और काम करो। इतना कहकर सिया अपने कमरे में चली गई। करीब 2 हफ्ते बाद सीमा जी थकी हारी अपने कमरे में अपनी कमर सीधी कर रही थी और उधर सिया अपना ऑफिस का सारा काम निपटा कर अपने कमरे में आराम कर रही थी कि इतने में बाहर से डोरबेल बजने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही अरुण बोला, रविवार के दिन कौन आया होगा? सिया बोली, होगा कोई तुम्हारा ही सगा संबंधी। मैनर्स तो है नहीं कि छुट्टी के दिन किसी के घर नहीं जाते। 1 मिनट मुझे फुर्सत नहीं मिलती,
ये एक रविवार ही है जो थोड़ा आराम करने की सोचती हूँ, पर सबने मेरा जीना हराम कर रखा है। घर में बैठे मेरे बूढ़े सास ससुर का क्या काम है जो अब कोई नया मेहमान आ गया। बड़बड़ाते हुए सिया दरवाज़ा खोलने गई। बहू के डर से राम सिंह जी और सीमा जी चुपचाप अपने दरवाजे पर खड़े होकर देखने लगे कि कौन आया है। कोई तो नया चेहरा देखने को मिले, कोई तो उनसे बात करे। घर में बेटे बहू को तो उनसे बात करने की फुर्सत तक नहीं है। जब भी बोलते कड़वा ही बोलते हैं। लेकिन दरवाजे पर शायद कोई बेसब्र सा खड़ा था, तभी तो डोरबेल पर उंगली रखकर हटाना शायद भूल गया था। इधर सीमा जी और राम सिंह जी भी दरवाजे पर टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। तभी गुस्से से सिया दरवाज़ा खोलने गई और बिना देखे बोली, कौन है? जरा सी तमीज़ नहीं है कि डोरबेल कैसे बजाते हैं। जैसे ही सिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी ननद जूली को देखकर उसका मूड खराब हो गया। मन में सोचती है कि कहाँ तो सोचा था सारा दिन घर पर आराम करूँगी, पर अब तो हो गया आराम। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वह जूली के आने पर कभी खुश हुई हो या उसके लिए कुछ किया हो या उससे प्यार से गले लगाया हो। नमस्ते जूली, आ गई। वैसे तो मैं इनसे कह ही रही थी कोई आपका अपना ही होगा जो इतनी देर से डोरबेल बजा रहा है। अरे हाँ, आपके घर पर तो दस्तक दिया जाता है, डोरबेल लगा ही नहीं। आपने कभी लगवाया ही नहीं, इसलिए आपकी माँ को भी यही आदत है। शायद आपको पता नहीं कि डोरबेल बजाने के बाद कमरे के अंदर बहुत तेज़ आवाज़ आती है। आइए, इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते वक्त पति को अंदर आने का इशारा किया और बोली, देख लिया कौन आया है, चलो जाओ और जाकर उन्हें हैंडल करो। जीना हराम करके रखा है। पहले तुम्हारे माँ बाप रूपी तलवार मेरे सिर पर लटक रही थी और अब आए दिन ऐसे ऐसे लोग घर में आ जाते हैं। अरुण बोला, ये कैसी बातें कर रही हो? कल को अगर हमें जूली के घर जाना पड़ा तो क्या हम वह भी ऐसे ही नज़रों से देखेगी? और तुम तो जानती हो बाबूजी अपने पैसों से अपना इलाज करवा रहे हैं। यहाँ तक कि जब से आए हैं घर का खर्च भी मैं ही उन्हीं के जेब से निकालता हूँ। फिर भी तुम नाराज़ रहती हो। हर लड़की की तरह उसे भी अपने माँ बाप की याद आती होगी। अब मायके में तो माँ बाप है नहीं तो यहाँ चली आई। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही चली जाएगी। अरुण अपनी पत्नी को समझा रहा था। सिया गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली, मायके की इतनी ही याद आती है तो अपने माँ बाप को अपने पास क्यों नहीं ले जाती? भाई भाभी के घर क्यों चली आती हैं? कभी कुछ ले देने को नहीं आती, बस लेने ही आती हैं। जब देखो मुंह उठाकर यहाँ चली आती हैं। अरुण बोला, जूली आई है तो खुश होने की जगह ऐसी ऊट-पटांग बातें क्यों कर रही हो? वह मुंह बनाते हुए बोली, जूली होगी तुम्हारी सगी, मेरी नहीं। और इन्हें मेरा संडे बर्बाद करने का हक किसने दिया? पता नहीं क्या मिलता है, जब भी आती है रविवार को ही चली आती हैं। अब यहाँ बैठे क्या हो, जाओ उसके पास। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, ध्यान रहे मुझे परेशान मत करना। अरुण बोला, अरे आराम करना है तो कर लेना, किसने मना किया है? लेकिन प्लीज़ तुम थोड़ी देर उसके पास बैठ लो, वरना उसे शक हो जाएगा कि तुम माँ बाबूजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती और घर आए मेहमानों के साथ वैसे भी कोई ऐसा बर्ताव थोड़ी करता है। चलो ना मेरी खातिर प्लीज़। सिया बोली, तुम्हारी बहन है, तुम चाय पानी दे दो। मैं तो कहती हूँ पूरा घर उनके नाम लिख दो और साथ में उस माँ बाप को भी उसके साथ भेज देना। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। पूरे दिन बस घर में बैठे बैठे आराम करते रहते हैं और मुफ्त का खाना खाते रहते हैं। जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो और जल्दी से अपनी बहन को यहाँ से चलता करो। इतना कहते हुए वह मुंह फेर कर लेट गई। उसका ऐसा रूप देखकर अरुण ने भी चुप रहना ही ठीक समझा और चुपचाप वहाँ से चला गया। बाहर जूली को बैठा देख अरुण उसके पास गया और बोला, कैसी हो जूली, अकेली आई हो?
गुड़िया को भी साथ ले आती। और ये क्या, मेहमान भी नहीं आए, आते तो कितना अच्छा लगता। तभी पीछे से सीमा जी बोली, बेटा इसका आना ही बहू को पसंद नहीं और तुम पूरे परिवार को बुलाना चाहते हो। क्यों हमारे लिए मुसीबत खड़ा करना चाहते हो? तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को 2 रोटी देने में तुम लोगों के पसीने छूटते हैं, फिर तुम्हारी बहन और उसके परिवार को क्या 2 वक्त का खाना खिला पाओगे? तिरछी नज़र से अरुण ने घूरते हुए अपनी माँ को आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया और पीछे मुड़कर अपने कमरे की तरफ देखा। फिर बोला, माँ क्यों बैठे बिठाए मुसीबत को बुला देती हो? जानती हो ना अपनी बहन बहू को, फिर भी यहाँ बाबूजी के इलाज के लिए आई हो तो वह करवा लो और शांति से चली जाओ। यही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। बेटे की बात सुनकर राम सिंह जी पत्नी से बोले, अरुण सही कह रहा है, चुप रहने में ही भलाई है। ये हमारा घर नहीं है, शायद तुम भूल रही हो, हम यहाँ मेहमान हैं। पिता की बातों को सुनकर अरुण बोला, खैर छोड़िए इन बातों को, दुख भरी बातें तो आप लोगों की ख़त्म ही नहीं होती। और बताओ जूली, सब कैसे हैं? जूली बोली, घर में सब ठीक है भाई, तुम बताओ तुम कैसे हो और माँ कैसी हैं? अरुण बोला, मैं कैसा रहूँगा जब घर में दिन रात कलह होता रहे और बीमार को सुबह से शाम तक देखता रहूँ तो मन कितना अच्छा रहेगा, ये तो तुम समझ सकती हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी की व्यवस्था करता हूँ। जूली चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि उसका आना भाई भाभी को पसंद नहीं था, पर माँ के प्यार का मोह उसे वहाँ खींच लाता था। इसी मोह में बंधी हुई थी, इसलिए तो महीने में एक बार जरूर माँ से मिलने आ जाती थी। पहले माँ पिताजी गांव में रहते थे तो उसे सोचना नहीं पड़ता था, पर भाई इसी शहर में रहता था तो ना चाहते हो भी वह वहाँ जाया करती थी। सीमा जी रोते हुए बेटी की गालों को स्पर्श करते हुए बोली, बेटा इनको तो हमारा रहना पसंद नहीं है, फिर तुम क्यों बार बार हमसे मिलने के लिए यहाँ आ जाती हो? जानती हो ना अपने भाई और भाभी को, ये तुम्हारा मायका नहीं है, इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये घर तुम्हारे भाई और भाभी का है। कहते कहते सीमा जी रोने लगी और राम सिंह जी उन्हें हिम्मत देने लगे। अचानक से जूली की नज़र अपनी माँ के जले हुए हाथ पर पड़ी और बोली, माँ ये आपके हाथ में क्या हुआ है? कैसे जला? किसी ने जला दिया? बताओ ना माँ, ये कैसे हुआ? जूली ने उनके हाथ को स्पर्श किया। सीमा जी की चीख निकल गई। अब क्या बताऊं बेटा, बहू आराम कर रही थी, मैं रोटी बना रही थी, शायद उसी में जल गया। जूली ने माँ का हाथ अपने सर पर रखा और बोली, माँ आपको मेरी कसम, सच बताओ कैसे जला? और वैसे भी आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती, क्योंकि उस दिन फ़ोन कर रखने से पहले ही मैंने भाभी की कड़वी बातों को सुन लिया था, तभी यहाँ आने का सोच लिया था। लेकिन आपके मुंह से सच्चाई जानना चाहती हूँ, बताइए ना माँ, क्या हुआ? सीमा जी रोते हुए धीरे से बोला, अपने भाई से मत कहना, बेकार में मेरी वजह से कलह करेगा, बुढ़ापे में ये पेट ना जाने क्या क्या करवाएगा। रोते रोते सीमा जी ने अपनी और अपने पति की आप बीती बताई। माँ की दर्द भरी बातें सुनकर जूली की आंखों में आंसू आ गए। उसने झट से अपने बैग से दवाई निकाली और माँ के गले पर लगाकर बोली, माँ ये रख लो, इसे लगाओगी तो ठीक हो जाएगा। कितनी बार कहा है, चलो ना मेरे साथ, वहीं रहना, बाबूजी का इलाज वहाँ भी तो हो सकता है। सीमा जी बोली, नहीं बेटा, बेटी के ससुराल में माँ बाप का रहना अच्छा नहीं है। जब बेटे का घर अपना नहीं है तो तुम्हारे घर को हम अपना कैसे कह सकते हैं? शायद हमारी किस्मत में यही अपमान लिखा है। जूली के पिता बोले, नहीं सीमा, ये हमारी किस्मत में नहीं लिखा है, हम चाहें तो अपनी किस्मत से लड़ सकते हैं। मैंने कहा था तुमसे मुझे इलाज के लिए यहाँ नहीं लाना, पर तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ चला आया। अब ये अपमान मुझसे भी सहा नहीं जाता। रोज़ रोज़ जिल्लत की रोटी को खाकर
कितना भला हुआ है। बोलो अब। अभी भी कहता हूँ चलो वापस, ये हमारा घर नहीं है। जूली बोली, माँ याद है एक समय था जब हमारे घर में भी हमारी बातें और हंसी गूंजती रहती थी। बाबूजी हर शाम हमारे लिए समोसे और कचौड़ी लाया करते थे, और जब हम मिल बैठकर खाते, ना जाने कहाँ चला गया वह प्यार और अपनापन। कहते कहते सब पुरानी बातों को याद करने लगे। जूली बोली, याद है माँ, आपका तो बस यही एक सपना था कि भाई अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, जिसके लिए आपने कितनी मेहनत की थी। शायद भाई भूल गया। आप तो बस इतना ही चाहती थी कि वह काबिल हो जाए और बाबूजी को आराम और आप लोगों को सम्मान की ज़िंदगी दे सके। पर सीमा जी बोली, हाँ याद है, मैं भी अगल बगल की औरतों के कपड़ों को सिलकर थोड़े पैसे कमाकर अपने पति की मदद करती थी, पर इनको ये बात पसंद नहीं थी। राम सिंह जी भी अपनी तकलीफ भूलकर बोले, अच्छा तो इसलिए तुम छुपाकर कपड़े सिलने का काम करते थे और तुमने मुझसे कभी नहीं बताया था। जानती हो जूली, कभी किसी का काम खराब हो जाता तो खड़े खड़े वह तुम्हारी माँ को 4 बातें सुनाने लगते थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। दिन रात ये सिलाई करती रहती थी, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को संभालने का काम भी करती। इसने शुरू कर दिया था, मेरी आर्थिक मदद करना चाहती थी। तब 1 मिनट भी इसे आराम नहीं मिलता था। बेटे को पैरों पर जो खड़ा करना था, इसलिए तो ये खूब मेहनत करती थी। और तुम भी तो अपनी माँ की मदद करती थी। तुम इस बात की खुशी हैं कि दामाद जी और उनके माँ बाप ने भी कभी इसके लिए तुम्हें नहीं रोका, नहीं तो हम मिलजुल कर सब घर संभालते थे। जूली, हाँ बाबूजी, एक दिन आया जब अरुण पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। माँ को लगा उसकी तपस्या सफल हो गई। अब बेटा लायक बन गया है तो शायद बुढ़ापा सुख से बीतेगा। पर जॉब के दौरान ही उसकी मुलाकात सिया से हुई और वह उसको पसंद आ गई। कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी भी कर ली और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या हम इसके अपने नहीं थे? कहते कहते वह रोने लगी। भाई की शादी से एक बहन को जितनी खुशी होती है ये बयां नहीं किया जा सकता। तो जूली भी बहुत खुश थी, पर सिया को जूली बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कहाँ सिया और कहाँ अरुण का अच्छा खासा पैकेज, और कहाँ जूली और उसके पति के मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। कहीं से भी उन दोनों का कोई मेल नहीं था। इसी वजह से जूली ने भी एक शहर में रहते हुए भाई के घर आना धीरे धीरे कम कर दिया था। पर माँ बाप की चिंता उसे खींच लाती थी। अगले रोज जब जूली जागती हैं तो देखा सीमा जी झाड़ू लगा रहे थे और वहीं सिया पैरों में नोल पॉलिश लगा रही थी और सीमा जी से कह रही थी, आपकी बेटी को तो घर के कामकाज करने का पूरा एक्सपीरियंस होगा, आज का काम उसी से करवा लेते। चलो छोड़ो, बस आप इतना याद रखो, बेटा इतना कमाने लगा है तो उन पैसों को देखकर अपनी हैसियत मत भूल जाना। झाड़ू करके फिर फटाफट मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाइए, मुझे ऑफिस भी जाना है। और हाँ, याद रखिए, खबरदार जो काम वाली के लिए अपने बेटे को उकसाया। अरे काम वाली के महीने का पैसा क्या तुम्हारा पति देगा या तुम्हारी बेटी देगी? अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जूली गुस्से से चिल्लाई, वरना क्या भाभी? ये क्या तुम्हारा तरीका है माँ से बात करने का? अगर माँ बाबूजी का यहाँ रहना आपको पसंद नहीं है तो भाई से कहना था, क्यों बुलाया इनको यहाँ? सिया उठकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई और बोली, अरे जूली जी, अपने घर का काम करने में क्या शर्म? जूली बोली, तो आप कर लो, आप भूल रही हैं, अगर पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है तो बेटे की संपत्ति पर भी उसके माँ बाप का अधिकार होता है। उस हिसाब से इस घर पर भी हुआ। जूली कुछ और कहती उससे पहले सीमा जी ने उसे रोक दिया और बोली, बेटा जो जैसा चल रहा है चलने दो, बस तुम्हारे बाबूजी का इलाज हो जाए, फिर मैं यहाँ से अपने आप चली जाऊँगी।
तुम सिया की बातों का बुरा मत मानो। देखना एक दिन बहू को भी समझ आ जाएगा और वह भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जूली बोली, माँ ना जाने वह दिन कब आएगा और कब भाभी को अपनी भूल का एहसास होगा। कब भाभी आपको इस घर की नौकरानी ना समझकर अपनी सास या माँ समझेगी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी कमरे में जाकर अपना सुख दुख बांटने लगे। समय बीतता है और सिया अपने बर्थडे पार्टी मनाती हैं। उस पार्टी में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। जूली के पति राहुल भी बधाई देने के लिए परिवार के साथ आए और सिया के परिवार से सभी लोग जमा हुए। इधर राम सिंह जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो वह अपने कमरे में ही ज़्यादा रहते थे और रोज़ भगवान से प्रार्थना करते कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपने घर चले जाए। अब जूली वहीं थी तो भाई की खुशी में शामिल होने के लिए घर को सजा रही थी। तभी सिया वहाँ आई और बोली, ये आप क्या कर रही हैं? सिया को के टोकने पर जूली के हाथ वहीं रुक गए और वह बोली, भाभी आज इतना शुभ दिन है, आपका जन्मदिन है, तो मैंने सोचा घर के दरवाजे से करती हूँ। और फिर ये तोरण बहुत शुभ होता है, इन्हें दरवाजे पर लगाया जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। सिया मुंह बनाते हुए नहीं मानती इन सभी अंधविश्वासों को। आप दरवाजे पर ये सब ओल्ड फैशन चीज़ें नहीं लगाए, समझी? भगवान के लिए मेरे घर को गंदा मत कीजिए। और जहाँ तक घर में सुख शांति की बात है, वह तो आप लोग चाहेंगे तभी बन पाएगी। बहू की बातों से जहाँ सीमा जी दुखी हुई, वहीं जूली भी बहुत हैरान थी। फिर भी सबके सामने से मुस्कुराते हुए अपने घर वालों के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर सिया ताना मारते हुए अपनी ननद जूली से बोली, आपको जो करना था अपने मायके में आप कर चुकी। इस घर में बिना मुझसे पूछे एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। क्यों मम्मी जी, सही कह रही हूँ ना? अपनी बेटी को समझाइए या मैं समझाऊँ? बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर सीमा जी को डराने की कोशिश की तो जूली आगे बढ़कर बोली, नहीं, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। कहते कहते जूली की आंखें आंसू से भर आई। उसने अपने पति राहुल की तरफ देखा तो राहुल ने इशारे से चुप रहने को कहा। आज तक जो बात घर की चार दीवारी के अंदर थी, आज बाहरी लोगों के सामने आ गई और सब कानाफूसी करने लगे। सिया ने अपनी ननद को गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। जब ये बात अरुण को भी पता चली तो दोनों पति पत्नी वहीं रिश्तेदारों के सामने लड़ पड़े। ये देखकर जूली को बहुत अच्छा नहीं लगा तो उसने उन दोनों को चुप कराने की कोशिश की, पर सिया ने उस पर फिर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, अब तो मिल गई ना आपके कलेजे में ठंडक, मेरे घर की शांति भंग करके। आपके मन को बड़ा सुकून मिल गया होगा ना। एक तो आपके बीमार माँ बाप को अपने साथ रख रही हूँ, फिर आप क्या लेने के लिए ऐसी हरकतें करती हैं? बेवजह मेरा जीना दूभर कर रखा है। इतना सब सुनने के बाद राहुल ने जूली को घर चलने को कहा तो सीमा जी हाथ जोड़कर बहू की तरफ से माफ़ी मांगने लगे। राहुल अपनी सास का हाथ पकड़कर बोला, नहीं मम्मी जी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? घर की बहू ही समझदारी से काम ना ले तो आप कितने रिश्तेदारों को बचाएंगे? पर मैं तो यही कहूँगा कि बाबूजी को लेकर घर पर ही इलाज करवाइए और कुछ नहीं तो हमारे घर पर चलिए। आप भी तो मेरे माता पिता हैं। हमारे घर पर बड़े बुजुर्गों की बहुत ज़रूरत है। मैंने आपको अपने माता पिता से कम नहीं समझा। जब बेटा आपकी इज्जत संभाल नहीं पा रहा है तो आप क्यों इसके घर में रहती हैं? तभी सिया आई और बोली, नंदोई जी, आपको हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी करने का हक किसने दिया? यहाँ आने के लिए परमिशन क्या दे दी? आप तो सिर पर चढ़ने लगे। अपनी बीवी को लीजिए और निकल जाइए यहाँ से, ये आपके लिए अच्छा होगा। सिया का इतना कहना था। फिर राम सिंह जी और सीमा जी के सब्र का बांध टूट गया। सीमा जी आगे बढ़ी और सिया के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोली, बेशरम औरत, ना तो तू अपने माँ बाप की इज्जत करती और ना ही सास ससुर की। अब हमारे दामाद पर लांछन लगाने लगी हैं।
उसकी बेइज्जती करने लगी। ये अधिकार तुझे किसने दिया? जिस दिन हम अपने आप पर आ जाएंगे, तुम्हारी सारी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी। इस घर में जो तू इतनी शान से रह रही है, क्या कभी तूने अपने पति से पूछा है ये घर किसके दम पर उसने खरीदा है? इस घर के सारे पैसे मेरे पति के लगे हैं। पूछ अपने पति से आज, और आज ही हमारे दिए हुए सारे पैसे को तू वापस कर या फिर घर से बाहर निकल जा। हम तो यहाँ नहीं रहे, पर इस घर में तुम्हें भी नहीं रहने देंगे। अरुण इधर उधर देखने लगा और माँ को समझाने की कोशिश करने लगा। तभी राम सिंह जी सामने आए बोले, नहीं, अब समझने और समझाने का समय बीत चुका है। तुम इस लायक नहीं हो कि हमारी छत्र छाया के नीचे रह सको। हम अभी यहाँ नहीं रहेंगे, गांव में जाकर अपना इलाज करवा लेंगे। डॉक्टर से मैंने बात कर ली है, वह दवाइयाँ यहाँ से भेज देगा। पर इस घर में अब हम तुम्हें भी नहीं रहने देंगे। हमारी सारी संपत्ति हम दान में देंगे, पर तुम जैसे नालायक बेटे बहू को तो कुछ भी नहीं देंगे। सुन लीजिए आप लोग सिया के माता पिता हैं, और आपकी बेटी ने तो ना तो कभी हमारी इज्जत की और ना ही हमें 2 वक्त का खाना ढंग से दिया, तो क्यों दे हम अपनी पूरी संपत्ति? पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है, पर बेटे के घर पर माँ बाप का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा है तो अपने पैसों से अपना घर बनवाए। चलो सीमा, हम चलते हैं। जूली, तुम भी जाओ यहाँ से अपने घर। कल हम भी यहाँ से निकल जाएंगे और लौट के मत आना। अगर तुम्हें आना होगा तो अपने मायके आना। अरुण अपने पिता के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा तो राम सिंह जी ने एक जोरदार थप्पड़ उसे लगा दिया और बोले, मेरे पैसे से तू मेरा इलाज करवाता है तो अपना इलाज तो मैं गांव बैठकर भी करवा सकता हूँ। संभालो अपनी बिगड़ी हुई बीवी को और रहो जहाँ रहना है, पर मेरे घर से निकलो और खाली करो, वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। क्योंकि तुम घर लेने गए थे तो उस पर मेरे ही साइन करवाए थे तुमने, ताकि टैक्स नहीं भरना पड़े, और उसी हिसाब से मेरे सारे पैसे मुझे वापस करने होंगे। चलो। इतना कहते हुए राम सिंह जी ने सीमा जी का हाथ पकड़ा और लंगड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। अगले ही दिन दामाद ने सास ससुर का टिकट करवाया और इज्जत के साथ रेलगाड़ी में बैठा दिया। दोनों खुशी खुशी अपनी कुटिया में रहने चले लगे। उधर अरुण और सिया ना चाहते हुए भी वह घर खाली करना पड़ा, क्योंकि अरुण जी की जान पहचान के वकील को राम सिंह जी ने सब कुछ देखने का जिम्मा सौंप दिया था। इधर सिया और अरुण बहुत परेशान थे। आखिर फिर वह दिन आ गया जब अपने गुरूर का बक्सा सिया को लेकर उस घर को खाली करना पड़ा। फिर क्या था, दर दर भटकना पड़ा। सिया के माँ बाप ने भी शरण नहीं दी, ये कहकर कि जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकी, उसकी इज्जत नहीं कर सकी, वह हमारे घर में रहने के लायक नहीं है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी बहू भी हमसे नाराज़ रहती हैं। वह तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे जैसे वह नहीं है, तो हमसे अब कोई उम्मीद मत रखना। जो बोया है वह तो तुम्हें काटना ही पड़ेगा। जूली भी माँ बाप से मिलने मायके अपने बच्चे और परिवार के साथ आती जाती। उसने अपने भाई भाभी से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, क्योंकि जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रिश्ते नहीं बनते, और जो भाई भाभी माँ बाप को अपने घर में नहीं रख सकते, वह बहन और ननद को क्या इज्जत देंगे। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपको अपने चैनल कहानी बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।